तो अगर आप किसी को हायर कर भी लोगे तो या तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उनका एडिटिंग वगैरह करने में, या आपको सही बात है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं मिलेगा। हाई पेइंग क्लाइंट वो एक पर्सन है जो आपके जो बाकी सारे क्लाइंट्स हैं उनका इनवॉइसेस मिला के वो एक पर्सन पे करता है। तो अगर आप 5 क्लाइंट्स के साथ काम करके अगर आप $1,000 अर्न कर रहे हो, तो आपका हाई टिकट क्लाइंट वो होगा जो अराउंड 800 या $1,000 आपको अकेले में पे करते हैं। कि मेरे कंटेंट से मोस्टली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं फ्रीलांसर्स से बात कर रही हूँ, तो उनको हेल्पफुल होना चाहिए जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। और लिंक्डइन पे फ्रीलांसर्स भी हैं लेकिन बिजनेस ओनर्स भी हैं, या तो वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा ब्लेंड होना चाहिए कि मैं सबको समहाउ सबको केटर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह आप सभी के सामने एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेस्ट जुड़ रही हैं। उनका नाम है श्रेया पत्तर और वो अपनी राइटिंग के चर्चे हैं हर जगह पे हैं। मतलब वो अपनी राइटिंग के साथ में बहुत सारे कमाल आप लोग देख सकते हैं उनकी राइटिंग के। उनकी राइटिंग्स बहुत सारी पब्लिकेशंस, बहुत सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और इन सभी मीडिया किट्स वगैरह जो ग्लोबली इन सभी जगहों पे उनकी राइटिंग्स को आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ्रीलांसर हैं और उनकी जो जर्नी है उनसे हम लोग आज सीखने वाले होंगे कि किस तरीके से आप लोग भी ये फ्रीलांसिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके फॉलोअर्स की संख्या अगर मैं बताना चाहूँ तो लिंक्डइन के ऊपर उनको 1,19,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर 45.5 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और ट्विटर के ऊपर उनके 12.1 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ये सेशन होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सो मैं अब जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो लेट्स वेलकम श्रेया। सो हेलो श्रेया, हाउ आर यू? I'm good, Jaspreet. How are you? या आई एम अमेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली दीजिए। आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आपकी राइटिंग किस तरीके से शुरू हुई थी। हाय, मेरा नाम श्रेया पत्तार है और मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत हो गई है कि हाँ मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ। मोस्टली मेरा कंटेंट जो भी है वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे मैं क्रिएट करती हूँ। और मैंने राइटिंग मतलब ऐसे शुरू मतलब मेरे स्कूल के टाइम पे से शुरू की थी कि मतलब जैसे कि कोई भी कंपटीशन हो स्कूल में या कोई भी ऐसे राइटिंग हो, पोएम रेसिटेशन हो, कुछ भी जो भी इवेंट होता है जिसमें राइटिंग या स्पीकिंग इन्वॉल्व है, मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो उसकी वजह से आई थिंक उसकी वजह से ही इतना सारा इंटरेस्ट आया है, और इतना सारा इंटरेस्ट के अलावा इतना सारा मतलब इम्प्रूवमेंट भी आया है राइटिंग में। या क्योंकि हमेशा मेरी टीचर्स ने बोला था कि हाँ और करना चाहिए, अच्छा है, या कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो बस उसकी वजह से आई थिंक बहुत मतलब इतना टाइम लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बहुत इम्प्रूव हो गया, और अभी मैं पिछले तीन तीन चार साल से मैं ऑनलाइन लिख रही हूँ। तो अमेजिंग। हाँ मतलब ऐसे शुरू हुई थी राइटिंग। एंड आपने फिर फ्रीलांसिंग कब मतलब शुरू किया, किस टाइम पे, मतलब वो चीज़ आप बताइए कि राइटिंग आप स्टार्टिंग से कर रही है, फ्रीलांसिंग आपने कैसे शुरू फ्रीलांसिंग मैंने 3 साल पहले शुरू किया, वो भी लिंक्डइन की वजह से, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था 3 साल पहले, किया? और वो पोस्ट वायरल हो गई थी। 1.5 मिलियन व्यूज थे उसके उस पोस्ट पर। और वो पोस्ट की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ये पोस्ट बहुत अच्छे से लिखा है, तो क्या आप ऐसे मेरे लिए भी लिख सकते हैं, क्या आप हमारी कंपनी के लिए भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ वो पोस्ट देख के और मेरे पोस्ट में मैंने जैसे लिखा था, जैसे उसको प्रेजेंट किया था, सिर्फ वो देख के मुझे मेरे पहले 4 क्लाइंट्स मिले थे। तो मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि फ्रीलांसिंग शुरू करना है या क्लाइंट्स ढूंढने हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक चीज ऑनलाइन पब्लिश की और वो काफी सारे लोगों ने देख लिया, उसकी वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि किसी ने तो मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या आप हमारे लिए लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब टेक अवे है कि आपको नहीं पता कि कौन कब क्या देख रहा हाँ, है आपका काम। तो मतलब सही बात जो है। भी आप कर रहे हो वो करो और करते रहो, ताकि कोई तो देखे ऐसे। एंड ये चीज़ मैंने देखी है कि आपने फ्रीलांसिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी करी हुई है। जैसे आपने कंटेंट राइटिंग तो आप करते हो, कॉपी राइटिंग, उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो। तो ये बेसिकली आप बताइए कि आप इन इन फील्ड्स के साथ में मतलब आपने कैसे शुरू किया और कैसा था, मतलब आपने एक्सपीरियंस, कौन सी फील्ड आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है? मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करती, मैं कंटेंट मार्केटिंग करती हूँ, कंटेंट ओके, क्रिएशन। ओके, आई थिंक सॉरी। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें जैसे एड्स आ जाती है, मैं वो नहीं करती। ओके। सर्टेन टाइप ऑफ एड कॉपी वगैरह मैं वो नहीं करती। कंटेंट क्रिएशन में
मेरा स्किल सेट यूजुअली स्टोरी टेलिंग है। तो जैसे मैं खुद के लिंक्डइन पोस्ट लिखती हूँ जिसमें काफी टाइम बहुत स्टोरीज होती हैं, काफी पर्सनल, कुछ तो पर्सनल लेसन जुड़ा हुआ रहता है हर पोस्ट के साथ। तो या मैं वैसे टाइप की कंटेंट क्रिएट करती हूँ जो स्टोरीज रहती है, जो थोड़े नरेटिव रहते हैं। और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी लिंक्डइन ब्रांडिंग, लॉन्ग फॉर्म जैसे आर्टिकल राइटिंग, वो सब चीजों में हेल्प करती हूँ। तो मेनली कंटेंट मार्केटिंग। आजकल ऑफ कोर्स कंटेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी चेंज हो गया है, चाहे वो टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट हो या फोटोज हो या ग्राफिक डिजाइन हो या वीडियोस हो। तो ये सब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेन थिंग इज कंटेंट राइटिंग। ओके। सो एक चीज़ आप बताइए कि आपने बोला अभी कि अभी आपने स्टार्ट किया था अपनी जो फ्रीलांसिंग है वो आपकी पोस्ट के साथ में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम पे शायद आप कॉलेज में थी और आपने ये चीज़ कैसे ढूंढी कि मतलब आपको फुल टाइम यही करना है, और वो किस टाइम पे आपने पूरा इसके ऊपर फोकस किया, तो वो चीज़ आप बताइए। तो मेरे फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी। और उसके बाद स्पेशली जब लॉकडाउन हो गया, मार्च हम्म। 2020 में शायद, जब लॉकडाउन हुआ तब उसकी वजह से मैं घर पे थी। कॉलेज शुरू था लेकिन सब ऑनलाइन था, मैं घर पे थी। तो घर पे रहने की वजह से जो इतना सारा टाइम मिल गया उसकी वजह से मैंने और कंटेंट क्रिएट किया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट किया। उसके पहले तक मैं सिर्फ लिंक्डइन पे थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम भी शुरू किया। और उसकी वजह से मुझे और रीच मिली और मैंने और टाइम स्पेंड किया कि अच्छा ठीक है, मुझे और क्लाइंट्स ढूंढने हैं। अब मेरे पास टाइम है कि मैं और काम कर सकती हूँ, अब मैं थोड़ा और कुछ नया भी सीख सकती हूँ। तो इतना सब करने की वजह से मतलब जो टाइम मिल गया उसमें मैंने बिजनेस जो भी है वो ग्रो किया है। तो आई थिंक जब जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 6-7 मंथ्स स्पेशली, जब सब घर पे ही थे और मैं तभी डबलिन में थी, तो हाँ। मैं एकदम अकेली ही थी बिल्कुल भी। तो और टाइम था और अपॉर्चुनिटी था कि हाँ जो भी करना है अभी करना है। अभी ऐसे वापस शायद होपफुली नहीं होगा कि आप घर पे बैठे हो। सही तो बात है। जो करना है अभी करना है, इस टाइम का भी एकदम जितना कर सकते हो उतना बेनिफिट करना है। तो उस चीज को माइंड में रख के मैंने और कंटेंट क्रिएट किया और क्लाइंट कॉल्स और काम लिया। टीम भी इंक्रीज कर दी, मतलब टीम के लिए भी और काफी लोगों को हायर कर लिया। तो ये जो ग्रोथ हुआ उसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो मैं अभी और कर सकती हूँ। जैसे कि ये शुरुआत है टाइप, तो ये शुरुआत है और अभी और कुछ बहुत बाकी है। सही बात है। तो उसके लिए करने के लिए तो मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज मुझे और ज्यादा नहीं करना है। तो मैंने थर्ड ईयर में अ, 1 साल पहले मैंने ग्रेजुएट करने का डिसीजन लिया ताकि ओह! मैं ये फुल टाइम कर सकूं। तो मतलब तो ऐसा अभी ये मैं फुल टाइम करती हूँ। ऐसा कर सकते हैं, मतलब थर्ड ईयर में आपने ग्रेजुएट। हाँ मतलब मेरे कॉलेज के पास कुछ ऑप्शन था वैसा जो ओह! मुझे भी नहीं पता था। हाँ। पर जब मैंने उनको बोला कि मुझे शायद फोर्थ ईयर नहीं करना है तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब ये एक ऑप्शन है, तो मैंने वो अमेजिंग। ऑप्शन ले लिया। तो हाँ मतलब ठीक है, इट वर्कड आउट। ओके। तो या अगली चीज़ मैं जो पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी बोला कि आप पहले सोलो काम कर रही थी लेकिन आपने फिर एजेंसी बेसिकली बनाई हुई है। तो उस चीज़ का आप बताइए कि वो आपने किस तरीके से शिफ्ट किया और उसके अंदर कुछ चैलेंजेस वगैरह क्या आए हों, मतलब वो चीज़ आप बताइए। एजेंसी मतलब वो एक एक पर्सन को ऐड करके बनी है। हाँ। ऐसे एक टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को हायर नहीं किया। अभी मैं काफी, मतलब शायद मैं 2-3 लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो मेरे साथ अभी शायद 2 साल से हैं, मतलब वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वो सब मुझे सिर्फ उनके साथ काम करने के बाद ही पता चला है। तो हायरिंग इजी नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि स्पेशली मतलब मैं यूज टू थी कि हाँ ठीक है, मेरे को, मैं अकेले काम करती हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई मेरे जितना अच्छा काम कर ही सकता है तो मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ क्यों काम कर रहे हैं। सही बात ऐसा है। वो बहुत सारी अलग अलग आइडियाज थे जो शायद तभी दे मेड सेंस, बट अभी मतलब सोच के लगता है कि मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं था। तो उसके मतलब तो मैंने ऐसे शुरू किया कि बस एक पर्सन को हायर करो, देखो कैसे जाता है। फिर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ ऐसे काम करते हैं लोगों के साथ, वो लोग ऐसा काम करते हैं। और फिर ऐसे शायद हर महीने मैंने एक पर्सन को हायर किया, कोई अच्छा नहीं ओह! था तो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, बट फिर भी नहीं हुआ तो फिर ठीक है, किसी उनको यू नो उनको मना करके किसी और को ले लिया। हुँ। तो बस ऐसे ही एक एक स्टेप पे थोड़ा थोड़ा सबके साथ काम करके फिर पता चला है कि टीम कैसे बनती है। इजी नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है, इट्स गुड टू वर्क विद पीपल। मतलब आपको किस समय पे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि आपको आउटसोर्स करना है चीज़ों को, और मतलब लोगों को आप किस तरीके से रिकमेंड करेंगी कि किस टाइम पे इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? वे आप थोड़ा अगर इस चीज़ को थोड़ा एलाबोरेट करें।
वे तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता, क्योंकि हायरिंग मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके। तो यूजुअली मतलब मेरी ऑडियंस काफ़ी बड़ी है, तो मैं काफ़ी टाइम सिर्फ एक गूगल फॉर्म डाल देती हूँ कि जिसको भी अप्लाई या। करना है अभी अप्लाई कर लो। तो मेरे पास वो लिस्ट रहती है। तो हम्म। अगर अभी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी लेट्स से कि अभी 2-3 महीने बाद मुझे पर्टिकुलर नीश के लिए कोई चाहिए, तो मैं वो लिस्ट को जाके वापस देख लेती हूँ कि हाँ, इस नीश में ये पर्सन था, और अगर उनका सैंपल देख के अच्छा लगे तो ठीक है, मैं उनको मैसेज कर दूंगी या ईमेल कर दूंगी। ओके। तो ये मेरा प्रोसेस रहा है, लेकिन काफी टाइम लोगों ने बस ऐसे ही मुझे मैसेज किया है लिंक्डइन पे। और मेरे साथ स्पेशली जो एक राइटर जो अभी भी है, अ, मैंने उसको कोल्ड ईमेलिंग से ही हायर किया था। ओके। मतलब उसने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था, और मैं तभी हायर भी नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि काम अच्छा लग रहा है। और वो बहुत अच्छे से वर्कआउट हो गया। तो हायरिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट है ऐसे। बट मतलब मैंने तब रियलाइज किया कि मुझे अभी कोई चाहिए, मतलब आई थिंक काफी टाइम तक मुझे कोई चाहिए था, बस वो मेंटल स्ट्रगल थी कि कोई कैसे करेगा जो मैं सेम चीज करती हूँ। सही बात वो है। बात थी। लेकिन उसके अलावा कि अगर बहुत ज्यादा काम है तब हायर करो। अगर आपका पे अच्छा है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा काम है वो ठीक है, लेकिन अगर आपका पे अच्छा नहीं है तो आप आउटसोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपके लिए कुछ प्रॉफिट बचेगा नहीं। और सही बात अगर है। आप लो पे को आउटसोर्स कर रहे हो तो आपको उसका और लेट्स से आप कुछ पैसों के लिए 80 पैसा पर वर्ड और 1 रुपी पर वर्ड, अगर आप वैसे लेवल पे हो, तो अगर आप किसी 50 पैसा पर वर्ड राइटर को हायर कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर भी 50% है, लेकिन अमाउंट कम हो जाता है। या। प्लस आपको उनको मैनेज करना पड़ता है। प्लस यूजुअली जो राइटर कम चार्ज करते हैं, काफी टाइम उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और वो ज्यादा अच्छा काम एक ही बार में नहीं कर सकते, तो बहुत सारा बैक एंड फोर्थ रहता है, एडिटिंग रहता है। तो अगर आपका फर्स्ट ऑफर जो आप क्लाइंट को दे रहे हो, अगर वो लो प्राइस है, तो अगर आप किसी को हायर कर भी लोगे, तो या तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उनका एडिटिंग वगैरह करने में, या आपको सही बात है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं मिलेगा अगर आपको अच्छे राइटर भी मिल गए तो आपका पे अच्छा होना चाहिए पहला, फ्रॉम द क्लाइंट। सेकंड, आपको काम होना चाहिए। या फिर अगर आपको लेट्स से आपको टाइम है, लेकिन आपको पता है कि आप और टाइम देना चाहते हो कि आप क्लाइंट ढूंढो, नए क्लाइंट ढूंढो, लीड जनरेट करो, सेल्स कॉल्स करो, लेकिन आपको एक्चुअल काम नहीं करना है। आपको वो टाइम बचाना है, आपको बैठ के आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं, या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्लाइंट्स ढूंढना है, उनको कन्वर्ट करना है, तो वो करो। तो भी आप आउटसोर्स कर सकते हो। और थर्ड कि जस्ट इस पॉइंट विच कि जब आपको स्केल करना है, जब आपने सोच लिया कि हाँ, अब मैं जो या। भी है वो मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ, इवन पे भी अच्छा है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या? अब मेरे पास 5 क्लाइंट है, मैं 6th या 7th क्लाइंट में नहीं ले सकती, क्योंकि मैं उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे पास सिर्फ 2 लोग और हुए, तो मैं आराम से 10 क्लाइंट भी ले सकती हूँ। या। तो अगर आपको स्केल करना है तो यू स्टार्ट हायरिंग पीपल, क्योंकि फिर आपका टाइम भी बच जाता है, और ये सब चीजें कवर अप हो जाती है कि अगर आप पर्सनल अटेंशन भी दे पाते हो हर क्लाइंट को, बिना खुद पर्सनली काम किए भी। तो आई थिंक अलग अलग रीजंस होते हैं, बट थोड़ा सा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्पेशली पे स्केल के हिसाब से, कि आप नहीं तो आप आपको पेमेंट भी कम मिलेगी, और आपको राइटर्स या जो भी ओके। आपको टीममेट्स चाहिए वो भी नहीं हायर कर पाओगे। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। परफेक्ट। सो अगली चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉपीराइटिंग आपने करी हुई है, तो कॉपीराइटिंग के आप बारे में आप बताइए कि वो बेसिकली किस तरीके से कोई बंदा मतलब एक अमेजिंग कॉपी लिख सकता है? तो कॉपी राइटिंग यूजली वो होता है जो जो टाइप का कंटेंट जो सिर्फ सेलिंग के लिए होता है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जैसे हम जो एड्स देखते हैं, जो बैनर्स देखते हैं, सेल्स पेज देखते हैं। तो मैं ज्यादा कॉपी राइटिंग अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं करती, बट खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सोशल मीडिया कंटेंट है, मैं उसमें से जो भी मेरे ई बुक सेल करती हूँ, वो कॉपी राइटिंग है। मेरे लैंडिंग पेजेस, मेरे 5 ई बुक्स हैं, 5 ई बुक्स के लिए लैंडिंग पेजेस सब या। मैंने लिखे हैं, तो वो कॉपी राइटिंग है, जो भी कुछ सेल करने के लिए होता है। ऑल्सो जो भी अगर मैं कुछ प्रपोजल भेज रही हूँ, कोल्ड कोल्ड पिचेस भेज रही हूँ, उसमें भी सर्टन टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग हो जाती है। लेकिन मेनली सेल्स पेजेस मेरा फेवरेट है टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारा अगेन मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो इवन सेल्स पेज में बहुत सारी स्टोरी टेलिंग हो जाती है कि आपने क्या किया, खुद कैसे किया, और फिर आप क्यों सिखा रहे हो किसी को, जो भी ये ई बुक में है। या। तो वो मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है। और अगर किसी को भी कॉपी राइटिंग सीखनी है, तो बेस्ट वे ये है कि
अगर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के सीखना है, बिना कोई कोर्स लिए या कुछ, तो बेस्ट वे ये है कि जो कॉपी है, जैसे कि अगर आपको सेल्स पेज इंप्रूव करना है, तो जैसे कि आप मेरा ई बुक का कोई सेल्स पेज देख लो और उसको स्टडी करो कि वो मैंने वैसे क्यों लिखा है। मेरा भी कॉपी बेस्ट नहीं होगा, तो अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप इम्प्रूव करो, उसको रीराइट करो और फिर उसको अपना उससे प्रैक्टिस करो। तो जो कॉपी है सेल्स पेज, जो फेमस एड्स हैं, जो हमें ऑलरेडी केस स्टडीज जिन पे है कि हाँ ये एड ने लेट्स से $1 million की वॉच सेल की, या या फिर 1,000 कार्स सिर्फ ये एड की वजह से सेल हुए, जो भी अगर अच्छा एड है और उसके स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास, तो उसको रीराइट करो या उसको स्टडी करो कि वैसा क्यों हुआ, उसमें क्या था ऐसा जो कि जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स अच्छे थे, उसका कन्वर्जन रेट अच्छा था, उसका क्लिक रेट अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ। तो बिना कोर्स लिए भी अगर आप सिर्फ एनालाइज करो जो ऑलरेडी कॉपी है, वो भी एक अच्छा तरीका है सीखने या का कॉपी दैट्स अ राइटिंग। ग्रेट वे। या सो अगला क्वेश्चन मैं आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि आप बेसिकली बहुत कंसिस्टेंट हैं इसके ऊपर, आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है और उसी के साथ में बेसिकली आपकी जो फॉलोइंग्स है वो सब चीज़ मतलब बता रही है कि किस तरीके से, और उसके अंदर बहुत वैल्यूएबल कंटेंट भी होता है। तो उस चीज़ का आप बताइए कि आपकी इसके साथ में जर्नी किस तरीके से रही, आप किस तरीके से प्लान कैसे करती हैं कंटेंट वगैरह, वो चीज़ के बारे में आप थोड़ा बताइए। अब मेरे कंटेंट में ज्यादा ऐसे प्लानिंग नहीं रहता है। ओके। सिर्फ ट्विटर जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा इजी हो जाता है अगर मैं सब कुछ पहले से ही शेड्यूल कर दूं एक टूल यूज करके। ओके। क्योंकि ट्वीट्स छोटे होते हैं, बहुत सारे लिखने होते हैं, जैसे कि दिन में तीन तीन या पांच। लेकिन बाकी जो भी है लिंक्डइन पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट में, जो भी उस टाइम पे जो मैं सोच रही हूँ इम्पोर्टेंट है, या उस टाइम पे मुझे जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमेशा ऐसे होता है कि उस हफ्ते में मुझे शायद 5 लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। ओ। तो मुझे समझ आता है कि ठीक है, अभी ये एक नई प्रॉब्लम है या एक नया डाउट है जो काफी मेरे ऑडियंस के पास है। वो शायद मेरे कोई प्रीवियस कंटेंट के बारे में होगा, या फिर जस्ट जनरली जो अभी ट्रेंड हो रहा है, या कुछ नया आइडिया फ्लोट हो रहा है फ्रीलांसिंग के स्पेस में, उसके बेसिस पे रहता है। तो मैं ओके। उसको यूज करती हूँ कि ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन देना है नेक्स्ट पोस्ट में। तो काफी मतलब ऐसे काफी स्पॉन्टेनियस है मेरा कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। लेकिन बस मैं एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि वो काफी अलाइंड है, कि मुझे पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कि मेरे कंटेंट से मोस्टली इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं फ्रीलांसर्स से बात कर रही हूँ, तो उनको हेल्पफुल होना चाहिए जो भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। और लिंक्डइन पे फ्रीलांसर्स भी हैं लेकिन बिजनेस ओनर्स भी हैं, या तो वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा ब्लेंड होना चाहिए कि मैं सबको समहाउ सबको केटर कर रही हूँ और वो सबके लिए पोस्ट यूजफुल है। तो जब तक ऑडियंस माइंड में है, आई थिंक पोस्ट वैल्यूएबल हो जाती है, बिकॉज मुझे भी पता है कि हाँ ये उनके लिए ही है, तो जब वो पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये मेरे लिए लिखा है, बस सही वही बात है। चाहिए। या सो आप जो भी बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर कर रही हैं, फिर जो भी आप राइटिंग कर रही हैं, इन सभी के अंदर ये सब चीज़ क्रिएटिव चीज़ है मतलब, और जो क्रिएटिविटी है ना इसके अंदर, उस चीज़ के ऊपर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिव किस तरीके से थिंक किया जाए, मतलब आप किस तरीके से नए नए आइडियाज़ और किस तरीके से उसके अंदर आप सर्च करती हैं या फिर सोचती हैं, या फिर कोई भी एक लेट्स से कि आपके कोई क्लाइंट ने आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जो आप बिल्कुल जानती नहीं है इस समय पे, तो उसको आप किस तरीके से जाएँगी और क्रिएटिव थिंक के साथ में निकल कर के आएँगी? क्योंकि उसके अंदर तो आपको आइडिया है भी नहीं अभी। तो वो चीज़ आप थोड़ा आइडिया बताइए? तो क्लाइंट्स के साथ कुछ अलग हो जाता है कि क्लाइंट्स के साथ हम यूजुअली एक फिक्स स्ट्रैटेजी रहती है जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस पता है कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमारे क्लाइंट के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम करेगी, ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स आए। तो वो ओके। प्रोसेस हम कैसे बनाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन से, कि हम थोड़े बहुत क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें पता चला है कि हाँ ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो वैसे प्रोसेस बनता है। तो जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है कि उनको कोई कंटेंट चाहिए, अगर मुझे बिल्कुल टॉपिक का आइडिया नहीं है, तो जैसे अगर उसमें रिसर्च की जरूरत है तो मैं रिसर्च करूंगी। तो रिसर्च में क्या होता है, पहले तो क्लाइंट से ही और थोड़ा रेफरेंस मांग लो, कोई आर्टिकल्स या कोई जर्नल्स, कोई भी वीडियो, जो भी मैं यूज कर सकती हूँ और टॉपिक को समझने के लिए पहले क्लाइंट से मैं पूछती हूँ, क्योंकि उनके पास बेस्ट नॉलेज है उनके नीश का। तो उनको पता है वो क्या कह रहे हैं, उनको ये भी पता है कि उसमें बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, और या बेस्ट रिसोर्सेज जो जो रिसोर्सेज उनको लगता है कि हाँ करेक्ट है उनके हिसाब से, इवन इन देयर ओपिनियन। हुँ, तो हुँ। वो उससे क्या होता है, जब क्लाइंट ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं सेम यूज कर रही हूँ, तो क्लाइंट भी खुश है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये
करेक्ट है, जो मैं सोचता हूँ और जो लिखा है वो अलाइन होता है। तो क्लाइंट से पूछो। गूगल सर्च तो अभी काफी इजी हो गया है, काफी आर्टिकल्स कॉमन हो गए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। लेकिन अगर आप पर्सनल साइड से लिख रहे हो, तो तो मतलब मेरा प्रोसेस है कि मैं क्लाइंट से बात करूं। तो यूजुअली जैसे हम काम शुरू करते हैं तो एक कॉल तो होना चाहिए जिसमें मैं सिर्फ बात करूं उनसे, सिर्फ समझूं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी स्टोरी क्या है, उनका जर्नी क्या है, उनका विजन क्या है, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, क्या प्लान है उनका। तो उससे क्या होता है, इतना सब पूछ के मुझे उनकी स्टोरी पता चलती है, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करना करना चाहते हैं। और वो सब मैं यूज कर सकती हूँ कंटेंट क्रिएशन में। तो मेरी क्रिएटिविटी जो है वो उनकी स्टोरी से आती है। ओह! और सिंस स्टोरी टेलिंग मेरा कोर स्ट्रेंथ है और कोर स्किल है, तो जितनी स्टोरीज उनसे ही आए उतना बेटर है, क्योंकि उनकी स्टोरी कोई और नहीं जानता और उनकी स्टोरी कहीं और मिल भी नहीं सकती, तो वो यूनिक हो जाता है। सो अगली चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब आप क्लाइंट्स किस तरीके से अप्रोच करती हैं? मतलब अभी तो ठीक है आपको डायरेक्टली इनबाउंड लीड मतलब आप बताइए कि क्लाइंट्स किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए आपके हिसाब से मतलब वो चीज़ पूछ मेरे लिए हमेशा से इनबाउंड लीड काम किया है कि मैं या कंटेंट क्रिएट करूँ दैट्स और व्हाई मैंने थोड़ा इनबाउंड लीड। क्वेश्चन चेंज किया या हाँ। लेकिन मुझे पता है कि ये ज्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। वो मेरे लिए अब तक काम किया है, लेकिन उसमें भी एक आई थिंक एक पीक लेवल हो जाता है कि उसके बाद एक्सटर्नल मतलब आउटबाउंड करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और वेट करने से कि हाँ कोई आएगा, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जब आउटरीच ओके करते हैं उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि आप आउटरीच में और टारगेटेड भी आउटरीच कर सकते हैं कि आपको पता है कि वो आपके क्लाइंट कहाँ पे बेस्ड होने चाहिए, उनको क्या काम करना चाहिए, उनका कितना रेवेन्यू होना चाहिए, उनका क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, पेन पॉइंट होना चाहिए। वो सब आप रिसर्च करके फिर आप आउटरीच कर सकते हैं। ओके तो आप उन क्लाइंट्स के साथ काम करें जिनके साथ आपको काम करना है सबसे ज्यादा, और जिनको आप सबसे बेस्ट हेल्प कर सकते हो, आपको पता है कि हम्म उनके लिए आप रिजल्ट ला सकते हो। हम्म तो इसलिए मैं कहूंगी कि अगर आपको इनबाउंड लीड्स मिल भी रहे हैं तो भी आप कुछ तो आउटरीच करो। या तो वो ईमेल हो सकता है, या लिंक्डइन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। जो भी प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि जहाँ पर आप एक्टिव हो और जहाँ पर आपके टारगेट ऑडियंस एक्टिव है, वो प्लेटफॉर्म पिक करो। वहां पे अपना प्रोफाइल अच्छा करो, वहां पे कंटेंट क्रिएट करो, और वहीं से आउटरीच भी करो। और आउटरीच में बस मेक श्योर कि आप अपने सारे मैसेजेस पर्सनलाइज करते हो, कॉपी पेस्ट नहीं करते हो सबके लिए, और मेक श्योर कि आप बहुत उसको छोटा रखते हो। क्योंकि अगर आप किसी को कोल्ड आउटरीच कर रहे हो, वो आपको जानते भी नहीं है, जानते हैं तो भी कोई भी आपका ऐसे 4 या 6 पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने वाला है। तो आपको एम करना है कि आप कोल्ड आउटरीच जो भी करो, वो 4 लाइन से ज्यादा ना हो। ओके कि आप एकदम पर्सनलाइज करो उसको, सिर्फ आप बताओ कि आप उनको क्यों फॉलो करते हो या आपने उनको क्यों मैसेज किया है, और आप उनके लिए क्या कर सकते हो बस। और उनको पूछो कि क्या उनके पास कॉल के लिए टाइम है, या फिर क्या आप उनको और इन्फॉर्मेशन ईमेल पे भेज सकते हो। जो भी है, जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, वो शॉर्ट रखो, आउटरीच करो और रोज करो। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, रोज मतलब कम से कम 10 लोगों को मैसेज करोगे, ऐसा या टारगेट शुरू में बनाओ और वो फॉलो करो। तो उससे आपको क्लाइंट का लीड जनरेशन जो है वो फ्लो रेगुलर रहेगा। ओके सो एक टाइम के बाद में मतलब फ्रीलांसर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो सोलो काम कर रहे हैं तो या फिर वैसे अगर एजेंसी भी है तो एक हाई पेइंग क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए आप किस तरीके से कुछ मतलब स्पेशल करती हैं वो चीज़ के बारे में आप बताइए कि हाई पेइंग क्लाइंट्स किस तरीके से अप्रोच करने चाहिए हाई पेइंग क्लाइंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास कोई हाई पेइंग ऑफर है। ओह क्योंकि बहुत सारे लोग हाई पेइंग क्लाइंट्स ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑफर ही नहीं है जिसके लिए वो वैसा कुछ चार्ज कर सके। तो हाई पेइंग क्लाइंट्स क्या होते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं, जैसे कि किसी के लिए वो $500 होगा, किसी और के लिए $2000 होगा, किसी और के लिए $100,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका सर्विस क्या है, उनका जो भी वर्क है वो क्या है। तो हाई पेइंग क्लाइंट का डेफिनेशन एक जो मैं यूज करती हूँ वो ये है कि हाई पेइंग क्लाइंट वो एक पर्सन है जो आपके जो बाकी सारे क्लाइंट्स हैं उनका इनवॉइसेस मिला के वो एक पर्सन पे करता है। तो अगर आप हम्म 5 क्लाइंट्स के साथ काम करके अगर आप $1000 अर्न कर रहे हो, तो आपका हाई टिकट क्लाइंट वो होगा जो अराउंड 800 या $1000 आपको अकेले में पे करते हैं। हाई पेइंग क्लाइंट कैसे ढूंढना है, कॉन्सेप्ट बेसिक है कि उनके पास पैसे होने चाहिए
और उनके पास आपकी सर्विस की नीड होनी चाहिए। या अगर उनके पास पैसे नहीं है, जैसे कि अगर वो एकदम अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, उनके पास लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बजट नहीं होगा मोस्टली कंटेंट क्रिएशन या मार्केटिंग के लिए, यूजली नहीं रहता है। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिनका बिजनेस अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है, अगर वो खुद ही अराउंड $5,000 कमा रहे हैं और आप कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप कितना उनका रेवेन्यू इंक्रीज करोगे, तो वो शायद अपना 1/5 इनकम, 20% इनकम नहीं दे पाएंगे, $1,000 शायद नहीं पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इंक्रीज कर भी सकते तो शायद उसमें टाइम लगेगा। तो दे मे नॉट बी विलिंग कि हाँ अभी मैं $1,000 डालूं जबकि मैं खुद $5,000 कमा रहा हूँ। तो आपको जरूरत है पहले तो कि किसी के पास पैसे हो, और साथ में उनको जरूरत हो आपके काम की। और सेकंड, आपके पास हाई पेइंग ऑफर होना चाहिए। आप क्या ऑफर कर रहे हो, जो वर्थ है वो $500 का या $1,000 का, पहले आप अपना ऑफर बनाओ, फिर डिसाइड करो कि इस ऑफर को मैं किसको पिच कर सकता हूँ। अभी ये दोनों चीज रिलेटेड है। अगर जैसे मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस ई बुक्स के लिए फ्रीलांसर्स हैं, मुझे पता है कि वो काफी यंग है, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, तो मुझे पता है कि उनका पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से मेरी बुक्स प्राइस्ड है, उसके हिसाब से मेरी ई बुक्स की रेंज है $10 से लेके $56 तक, क्योंकि मुझे पता है वो उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं ट्राई करूँ कि मैं $150 की बुक निकालूं, वो शायद नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर अलग है। वो लोग नए हैं, उनकी करियर अभी शुरू हो रही है। या तो उसके हिसाब से आपको अपने ऑडियंस पे बहुत ध्यान देना है। और अगर आपका ऑडियंस, जैसे कि काफी लोग मुझे पूछते हैं कि एसओपी राइटिंग कैसा करियर है, शायद चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एसओपी राइटिंग करना है, एसओपी राइटिंग मीन्स जो कॉलेज एडमिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स लिखते हैं अपना ऐसे, वो अभी, लेकिन वो फिर से वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कितना अफोर्ड कर या पाएंगे पे करने का, उनकी भी कुछ तो पीक कैपेसिटी होगी। चलो $15,000 भी होगा, लेकिन उसके अलावा आप उस पॉइंट से ज्यादा शायद आप कभी चार्ज कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी कितनी भी एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि वो स्पेस ही ऐसा है, बेस्ड ऑन वो ऑडियंस ऐसा है, ऑडियंस यंग है, दे कैन नॉट अफोर्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट उनका एसओपी हो। या तो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऑफर क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको ऑडियंस चेंज करना पड़ेगा, आपको टारगेट क्लाइंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके पास परचेसिंग पावर ही नहीं है, सही तो बात आपका ऑफर आप ना तो क्रिएट कर पाओगे, और कर भी लोगे तो आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो काफी मतलब सोच के, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके ये क्रिएट होता है, लेकिन हाँ पहले खुद ऑफर क्रिएट करो, फिर सोचो कि ठीक है किसको, दैट्स मतलब कोई दैट्स सो खरीद मच सकता है। इम्पोर्टेंट या सो अगली चीज़ ये मतलब एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि मतलब जो कंटेंट राइटिंग फील्ड के अंदर हैं, तो उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो एक क्वेश्चन निकल कर के आ रहा था कि अगर कोई अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है और उसके पास में एक या दो ही बेसिकली सैंपल्स जो बनाते हैं तो वो है, और उसके बाद में जा कर के अगर हम कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, तो वो बेसिकली किस तरीके से करना चाहिए कॉन्फिडेंटली, मतलब वो उस चीज़ का आप थोड़ा एक आइडिया देंगे ना तो वो थोड़ा सही रहेगा। अभी हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली सैंपल्स हैं वो भी बहुत कम हैं, और कोल्ड आउटरीच करना है, तो वो उस चीज़ का एक थोड़ा आइडिया। तो इसमें दो ऑप्शन है। पहले तो ये दोनों ऑप्शन जो है साथ में भी यूज हो सकते हैं। पहले तो आप और सैंपल लिखो, जरूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए हो, आप अपने लिए मॉक सैंपल्स भी लिख सकते हो, प्रिटेंडिंग कि आपके पास कोई क्लाइंट है। तो हम्म सोच लो कि कोई कोई कार की कंपनी है जो मेरा टारगेट क्लाइंट है, उनके लिए अगर आपको 2 आर्टिकल लिखने होते हैं या उनके लिए सेल्स पेज लिखनी होती, तो आप कैसे लिखते हैं, वो हो गया आपका मॉक सैंपल, तो आपके पास और सैंपल्स हो गए। सेकेंड चीज, अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आप आप एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपको पे करे, पहले आप एक्सपेक्ट करो कि बस कोई आपको हायर करे फ्री में। ओके तो आप उनको पिच करो कि मैं जितना भी टाइम, 2 वीक्स या 1 मंथ या फिर 3 आर्टिकल मैं फ्री में लिख के दे दूंगी, और उसके एक्सचेंज में ये जब खत्म हो जाएगा, बस मैं टेस्टिमोनियल मांगूंगी, मुझे पे नहीं चाहिए, मुझे टेस्टिमोनियल चाहिए। तो ये क्या होता है, इससे आपको सैंपल्स मिल जाते हैं और आपको टेस्टिमोनियल मिल जाता है, जो दो या चीजें इंपॉर्टेंट है टू फाइंड मोर क्लाइंट्स। और थर्ड ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस बनता है। तो अगर आप इनिशियली 2-3 लोगों के साथ फ्री में काम करो, फिर आप चार्ज करो, तो आपको भी बेटर होगा, क्योंकि काफी लोग शायद एग्री भी कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आपको फ्री में या टेस्टिमोनियल और सैंपल्स के एक्सचेंज में काम करना है तो हम ले सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और सैंपल्स और पोर्टफोलियो सब सब कुछ हो गया। तो ये बेस्ट वे है।